सो हेलो एवरीवन। सो अगेन आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और जैसा कि आपको पता है अपन डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और अपन ने टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, जिसमें अपन ने स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा। और उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और टाइप ऑफ डिस्टिलेशन जिसका नाम है जिसका नाम है बैच डिस्टिलेशन। ठीक है। और यह बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डिस्टिलेशन है और यह बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा ये केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसका कुछ ये सेटअप है बैच डिस्टिलेशन का, जो कि काइंड ऑफ पीएफडी है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जिसमें अपन एक रिएक्टर लेते हैं, एक कॉलम लेते हैं, डिकेंटर लेते हैं, रीबोतल लेते हैं, एक पंप लेते हैं और एक वेसल लेते हैं कलेक्शन के लिए। ठीक है। तो ये सेटअप की बात हो गई। सो यह बैच डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपन। फर्स्ट तो अपन ना जो यूज़ करते हैं वह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जहाँ पर अपन को अगर किसी सॉल्वेंट में अपना प्रोडक्ट पड़ा है तो उसको सेपरेट आउट करना है तो उसमें यूज़ करते हैं। कहीं एसेंशियल ऑयल निकालने में यूज़ करते हैं और लाइक कहीं फाइन केमिकल्स में यूज़ करते हैं। लाइक पेंट्स इंडस्ट्री होगी जहाँ पर सॉल्वेंट्स को एक दूसरे से रिमूव करना हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं। या फिर स्पेशली केमिकल्स में यूज़ करते हैं, सिमिलर लाइक सॉल्वेंट को रिमूव करना हो किसी रिएक्शन मास से, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। और इवन पायलट प्लांट में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर छोटा सा मतलब बेच लेना हो, उसको बॉयल अप करना हो तो वहाँ पर करते हैं। मतलब जो बैच डिस्टिलेशन है वो वहाँ अपना, अगर अपने पास जो प्रोडक्शन स्मॉल क्वांटिटी में है या अपना जो फीड है वह स्मॉल क्वांटिटी में है तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। मतलब यह क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है तो अपन इसको कंटिन्यूस डिस्टिलेशन में फीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपना फीड ख़त्म हो गया तो फिर अपन को कॉलम बंद करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिकल नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन बैच डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। जैसा कि आपको पता है डिस्टिलेशन में क्या होता है। डिस्टिलेशन में कि अपन ने मास लिया फिर वह जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वह पहले वेपराइज कर जाएगा और जिसका हाई होगा वह वेपराइज नहीं करेगा, वह बचा रहेगा। ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, उसका वही प्रिंसिपल है। ठीक है। तो इस सेटअप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या कहता है ये सेटअप, मतलब ठीक है, जो यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, तो कैसे वर्क करता है ये। ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास फीड है 1000 kg का, मतलब 1000 kg मान लेते हैं। 1000 kg अपन ने लिया और ये मिक्सचर किसका है अपना, मान लेते हैं मिक्सचर अपना है इथेनॉल और वाटर का है। ठीक है। आपका इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री होता है और पानी का जो होता है 100 डिग्री होता है एट 1 atm। तो अपना ये जो कॉलम है वो एटमॉस्फेरिक पे रन करने वाला है। ठीक है। तो इसको हमने 1000 kg फीड किया अपन ने, तो क्या होगा कि 1000 kg फीड किया, फिर अपन ने इसको हीट किया तो क्या होगा कि जो इससे पहले समझते हैं, मतलब सेटअप किया पहले। तो इसमें ये रिएक्टर है, रिएक्टर के बॉटम में अपने पंप दिया है। पंप क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रीबोलर को फीड कर रहा है और रीबोलर क्या कर रहा है कि आपका ऊपर जो कॉलम है वहाँ पर वेपर और लिक्विड दोनों भेज रहा है। मतलब मान में पार्शियल वेपराइज करता है, मतलब अगर 10% वेपर है अपने तो 90% लिक्विड होगा, मतलब तो ये सब मतलब फीड करता रहता है यहाँ पर। तो जो और ये रिसर्कुलेशन लाइन है अपनी, रिसर्कुलेशन लाइन, मतलब कि अगर आपको सिस्टम में घुमाना हो तो ये बहुत यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, मतलब सिस्टम में ही घूमता रहता है ये। ठीक है। और ये अपना फिर जो मटेरियल है लिक्विड वाला वो वापस फिर होता है अपना रिएक्टर में, मतलब कॉलम से निकल के जो भी लिक्विड स्ट्रीम आ रही होगी वापस चली जाएगी अपनी रिएक्टर में। ठीक है। तो ये होता रहता है इसमें। हाँ, फिर अगर इसको मतलब अपन हीट करते हैं, इस 1000 kg को मैंने लिया यहाँ पर और इसमें इथेनॉल प्लस पानी है, इसको मैंने हीट किया तो क्या होगा कि पहले अपने कौन किसके वेपर बनेंगे, अपने इसके बनेंगे, इथेनॉल के वेपर बनेंगे। तो इथेनॉल के वेपर बनेंगे और वह यहाँ पर उड़ते उड़ते यहाँ पर जाएंगे और कंडेंसर में कंडेंस होंगे और यहाँ पर डिकेंटर है। अगर डिकेंटर है तो मतलब इथेनॉल वेपराइज हो रहा है तो साथ में क्या हो रहा होगा कि कुछ वेपर ऑफ आपके पानी के भी
वेपराइज होंगे। तो साथ में दोनों जा रहे हैं तो कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर फिर यहाँ पर डिकेंटर में इकट्ठे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी हायर होगी वह आपका बॉटम में सेटल होगा, और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो ऊपर से निकल जाएगा बाहर। मतलब यहाँ पर अपना क्या है, इथेनॉल की जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर की, ऐसा मान के चल रहे हैं, कम ही होती है यूजुअली। तो आपका जो पानी है वह वापस आपका कॉलम में जाएगा, और जो आपका इथेनॉल है वो यहाँ पर निकल जाएगा प्योर कट में इथेनॉल। ठीक है, और अपन यहाँ पर डेंसिटी मीटर लगाते हैं। यहाँ पर आपका डेंसिटी इंडिकेटर या डेंसिटी मीटर लगा होता है, आपका दोनों जगह होता है। ठीक है, नहीं यहाँ पर लगाते हैं, मैं सर यहाँ लगा लेते हैं डेंसिटी मीटर, डेंसिटी इंडिकेटर। मतलब बहुत तरीकों से रन करते हैं इस कॉलम को। कहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिकेंटर नहीं होता है, यहाँ पर आपका वेसल होता है और आपका रिफ्लेक्स होता है। क्या करते हैं कि अब पहले इसको पूरा कंप्लीटली टोटल रिफ्लेक्स में रखते हैं और फिर इसका सैंपल बेचते हैं। सैंपल बेच के फिर उसका एनालिसिस की बेसिस पे कि उसमें प्योर प्रोडक्ट या सॉल्वेंट है कि नहीं है, उसकी बेसिस पे फिर वेसल को लाइनअप करते हैं और कट निकालते हैं। तो ये भी टाइप ऑफ होता है, मतलब कट निकालते हैं, तरीका है डिस्टिलेशन का, बैच डिस्टिलेशन का। ठीक है, फिर तो ये कुछ सेटअप है। फिर जब 78 डिग्री पहुंच जाएगा, और तब क्या होगा कि मतलब जैसे जैसे हीट कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यूसली आपका जो इथेनॉल है वो वेपराइज कर रहा है, और यहाँ पर आपका इथेनॉल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह विद टाइम रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब आपका इथेनॉल कंप्लीटली उड़ जाएगा और वह पूरा कलेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर वेसल में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि फिर इसको कॉलम को बंद कर देंगे, और जो बॉटम मास होगा उसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देंगे, अपन बॉटम से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर आपका बैच डिस्टिलेशन खत्म होता है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि आपको कि बैच डिस्टिलेशन क्या होता है कि मतलब उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पहले फीड कर देते हैं रिएक्टर में, उसके बाद उसमें सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर आपका क्या होगा कि रिफ्लेक्स आ रहा होगा, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से नीचे से वेपर जा रहे होंगे, तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर का कॉन्टैक्ट होगा और मास ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा। दैट्स ओनली बेसिक थिंग्स हैपनिंग इन द बैच डिस्टिलेशन। ओके, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ भी डाउट होता है तो मुझे पूछ लो एक बार कमेंट सेक्शन में कि कुछ समझ में नहीं आया। बाकी इतना ही है बैच डिस्टिलेशन के बारे में, और कुछ इसके एडवांटेज हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इस प्रोडक्ट की प्योरिटी को आप अचीव कर सकते हो, कितनी प्योरिटी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें मतलब ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा मतलब अपन चेंज करते हैं एज पर अवर प्रोसेस रिक्वायरमेंट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। बट कंटिन्यूस में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स फीड का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन मतलब देना पड़ेगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग फिर वो कट निकालेंगे अपन। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा लिमिटेशन है कंटिन्यूस में, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर थोड़ा मतलब ये कॉस्टली है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस। यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्योंकि पहले आप इसको कम्प्लीटली टोटल रिफ्लेक्स में रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप बार बार उस मटेरियल को वापस घुमा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे घुमा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी हाई आती है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस। सो यही डिफरेंस है, बाकी दैट्स इट। और आपको समझ में आ गया होगा कि बैच डिस्टिलेशन क्या होता है और उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और भी कुछ हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसके जो एक डेरिवेशन है वो लाइक रेलेग इक्वेशन जो कि डिराइव करते हैं बैच डिस्टिलेशन के केस में, जो कि करिकुलम लाइक स्कूल कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।